नमस्कार, इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, कल हमने आपको दिखाया था एक प्रोफेसर साहब की बातचीत जिसमें उन्होंने बताया था कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की क्या स्थिति है और कांग्रेस को क्या सीखना चाहिए या अन्य पॉलिटिकल पार्टी को भारतीय जनता पार्टी से क्या सीखना चाहिए। हमने सोचा कि आज अपने उन दर्शकों के लिए जिनको की पॉलिटिक्स में रुचि है वो हमारे शो को कैसे देखें, इसलिए हम इस सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं। डिबेट नहीं, हम डायलॉग कर रहे हैं। आज हमारे साथ दोबारा प्रोफेसर मनिंद्र ठाकुर जेएनयू से जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। प्रोफेसर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मनिंद्र जी, आवाज आ रही है बिल्कुल ठीक आपको? हाँ, बिल्कुल आ रही है। जनरली हम लोग जो डिबेट करते हैं उसमें हमारे हार्ड हिटिंग क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन आज हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि इसमें पॉलिटिक्स में क्या क्या चीजें चल रही हैं, देश में क्या होना चाहिए। प्रोफेसर मनिंद्र ठाकुर जो राजनीति पर न सिर्फ पकड़ रखते हैं, देश भर में घूमते हैं, एक शिक्षक के तौर पे और एक स्टूडेंट के भी रूप में वो घूम रहे हैं, चीजों को समझ रहे हैं, भारतीय राजनीति को बड़ी गंभीरता से देखते हैं, समझते हैं और फिर वो अपने अनुभवों को अलग अलग लेक्चर सीरीज में, अलग अलग जगहों पे, अपने क्लासरूम में भी शेयर करते होंगे। आज आपके लिए विशेष बातचीत हम इसलिए लेके आए हैं और आज समझने की कोशिश करेंगे कि 2010-11 में जो एक पॉलिटिकल मूवमेंट हुआ और उसके जो नायक थे, एक पूरी टीम थी, हालांकि कई नायक थे उसमें शामिल, लेकिन एक नायक जो सबसे आगे थे वो किस प्रकार से पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाया। पहले वो एक सोशल मूवमेंट था, सोशल रिफॉर्म का मूवमेंट था, फिर वो पॉलिटिकल मूवमेंट बना और फिर वो पॉलिटिकल मूवमेंट बनने के बाद वो चुनाव में गए, चुनाव लड़े, जीते, सरकार बनाई और अब पिछले 12-13 वर्षों में, कम से कम 13 वर्षों में अब फिर से पॉलिटिक्स क्या उसी जगह पे आके खड़ी हो गई है जो 10 या 11 में प्रतीत हो रहा था। तो ये जो पॉलिटिकल साइकिल है, क्या वो कंप्लीट हो गया है, ये हम आज जानने की कोशिश करेंगे। और क्या अरविंद केजरीवाल का अब भविष्य क्या दिख रहा है आपको, या अरविंद केजरीवाल की जगह कोई फिर नई बात उभरने की स्थिति में देश आ रहा है, क्योंकि अपोजिशन एक प्रकार से बहुत ही पंगु नजर आ रहा है, या इसी अपोजिशन जो एस्टैब्लिश्ड पॉलिटिकल पार्टियां हैं, इसी में आपको कोई चीज दिख रही है कि हाँ वो आएंगे और फिर जो प्रेजेंट डिस्पेंसेशन है उनको चुनौती देंगे? आशुतोष जी, मुझे लगता है वापस चलना ठीक होगा उस समय जब ये आंदोलन चल रहा था, जिसे अन्ना आंदोलन कहा जाता था, वहां से बातचीत की शुरुआत यदि करें तो ऐसा लगता है कि वो एक ट्रांजिशन का समय था भारतीय राजनीति के लिए, क्योंकि जो फ्रीडम स्ट्रगल के बाद जो नैरेटिव क्रिएट हुआ था, वो नैरेटिव लगभग एग्जॉस्ट हो रहा था उस समय, और साथ में जो पार्टी का इमेज था कांग्रेस पार्टी का, वो डिक्लाइन कर रहा था। गांधी का इमेज तब तक लोगों के अंदर बना हुआ था, अभी भी बना हुआ है, लाख उसके खिलाफ लोग बात करें। तो वो एक समय था जब लोगों को ये लगने लगा था कि दोबारा एक आंदोलन की जरूरत है, और उस जरूरत को एक तरह से उस जगह को भरने की कोशिश की केजरीवाल जी ने, और गांधी के उस इमेज का उपयोग किया गया अन्ना हजारे को लाकर। तो लोगों को लगने लगा कि शायद एक बार फिर से कुछ ऐसा भारी परिवर्तन होने वाला है इस आंदोलन के द्वारा। आंदोलन नजदीक, लोगों के नजदीक पहुंच रहा है, लोगों को इन्वॉल्व कर रहा है और भारतीय राजनीति का स्वरूप बदलेगा। एक वैकल्पिक राजनीति शुरू होगी, एक वैकल्पिक राजनीति जिसका राजनीतिक दल थोड़ा डेमोक्रेटिक होगा, जन आंदोलनों से जुड़ा हुआ होगा, जनता के सवालों को लेकर आ पाएगा। लेकिन हुआ क्या, इसके पहले कि आंदोलन ठीक से जमीन तक पहुंच पाता, आंदोलन समाज में रचता बसता, उसके विचार नीचे तक पहुंच पाते, उसके पहले ही आंदोलन को खत्म कर दिया गया। उस समय में बहुत गांव में घूमता था, लोगों से पूछता था कि भाई आपको क्या लगता है इस आंदोलन के बारे में। लोगों को अन्ना हजारे से बहुत उम्मीद लगती थी। केजरीवाल को लोग जानते थे लेकिन उनसे बहुत उम्मीद नहीं दिखती थी। लोगों को लगता था कि अन्ना हजारे, क्योंकि गांधी की छवि थी, मुझे लगता है उसके अंदर गांधी का जो एक लेजिटिमेसी था, उससे लोगों को ऐसा लगता था कि कुछ हो सकता है।
जन आंदोलन बहुत सारे जुड़े हुए थे उसमें, उनके क्षेत्रों में खास करके बड़ा समर्थन था। लेकिन जिस तरीके से उस आंदोलन को एबॉर्ट करके उसे राजनीतिक दल में बदला गया, वो एक ऐसी घटना थी जिसको लेके लोग बहुत खुश नहीं थे। और वही लोग, जो लोग उसको बदलने की प्रक्रिया में शामिल थे, धीरे-धीरे पार्टी से बाहर ही हो गए। तो जन आंदोलनों की वैकल्पिक राजनीति वर्सेस पॉलिटिकल पार्टी की राजनीति, दोनों के बीच का जो खींचातानी था, वो इसके बाद खत्म हो गया और एक तरह से फिर एक नई पॉलिटिकल पार्टी बन गई, जिसे मैं कहता हूं कि वो एबॉर्टिव प्रयास का परिणाम था। किसी आंदोलन के पनपने की प्रक्रिया में ही खत्म हो जाने की प्रयास का परिणाम था। आंदोलन पूरी तरह से डीपनिंग उसका हुआ नहीं था। नतीजा ये हुआ कि जो कुछ उस आंदोलन से निकला, उसका जो लीडरशिप था, वो लीडरशिप अभी लोगों के बीच में उस तरीके से जा नहीं पाया था। उसकी लेजिटिमेसी बनी नहीं थी। तो जो पॉलिटिकल पार्टी बनी, दिल्ली में बनी, दिल्ली मध्यम वर्गीय लोगों की एक जगह है। यहाँ पर गरीब लोग भी बहुत रहते हैं। तो इस पार्टी ने राजनीति को मोहल्लों तक लाया। इसके पहले शीला दीक्षित ने प्रयास किया था मोहल्लों को जोड़ने का। उसी प्रयास में एक नई पहल हो गई कि अब मोहल्ले वाले लोग मिलकर राजनीति में आने लगे और मोहल्ले में जो सुविधाएं हैं, उनको लेकर बात होने लगी। तो यहाँ तक तो बात ठीक थी, लेकिन उसके बाद जो पार्टी का स्ट्रक्चर बना, उसमें ना कोई आइडियोलॉजी था, ना कोई सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइजेशन था, ना कोई लीडरशिप था। मेरा ख्याल है उस समय क्या होता था, जैसे इनके पास कुछ एम्प्लॉयज थे, जो एनजीओ के एम्प्लॉय होते हैं, तो उसमें से किसी एक घटना के लिए 2-3 हज़ार लोगों को ये जमा कर लेते थे और उनको वहाँ टिकाए रहते थे। तो लोगों को दिखता था कि यहाँ पे लोग हैं और बाकी लोग वहाँ जमा हो जाते थे। जैसे जैसे क्रिस्टलाइजेशन में होता है कि क्रिस्टल आप डाल दें, तो बाकी सब क्रिस्टलाइज़ कर जाता है। ठीक वैसे ही होता था। तो आम लोगों को ये लगने लगा एक बड़ा आंदोलन ये हो रहा है, लेकिन उस आंदोलन की जो व्यवस्था होती है, वो व्यवस्था उसमें थी नहीं। वो बिल्कुल छोटे से ग्रुप के हाथ में, जो जिसे एनजीओ चलाने की आदत थी, उनके हाथ में थी। अब एनजीओ का आज तो सी प्रॉब्लम क्या होता है कि एनजीओ तो बाहर डेमोक्रेटिक बातें करता है, लेकिन अंदर वो बहुत अनडेमोक्रेटिक होता है। ये उसके लीडरशिप का मॉडल भी यही होता है। तो आम आदमी पार्टी के लीडरशिप का मॉडल भी यही हो गया कि जो लोग उसके शीर्ष पे 2-4 लोग हैं, वो बहुत ही अनडेमोक्रेटिक तरीके से कंट्रोल करते थे चीज़ों को। किसी डेमोक्रेटिक प्रक्रिया की उसमें उम्मीद नहीं की जा सकती थी। और उसके साथ में जुड़ा एक बहुत बड़ा ग्रुप भारत का, जो समाजवादियों का ग्रुप था। समाजवादी लगभग राजनीति से बाहर हो गए थे, लगभग खत्म होने के कगार पे थे। ये उनको एक मौका लगा कि कि गाड़ी चल रही है, इस पे सवार हो जाने का मौका है, शायद एक दूसरा राजनीतिक मौका मिल जाएगा। तो पूरे भारत के समाजवादी इसमें शामिल होने लग गए। योगेंद्र यादव और आनंद कुमार के नेतृत्व में। और ऑर्गेनाइजेशनल काम जो था पार्टी का, वो अजीत झा थे एक लीडर, उन्होंने संभाला था। तो उसमें बहुत लोग शामिल हुए। लेकिन बहुत जल्दी केजरीवाल को ये लग गया कि ये जो समाजवादी लोग हैं, ये उनके फील्ड को कैप्चर करने के प्रोसेस में हैं। तो उन्होंने एक प्रक्रिया चलाई और उन सब लोगों को बाहर कर दिया। फिर समाजवादी लोग उससे बाहर हो गए। तो अब ये जो पार्टी बनी, इस पार्टी की खासियत ये है, 2 इसकी खासियत है, 2 कमियां हैं। पहली खासियत ये है कि इसके पास कोई हिस्ट्री नहीं है, बैगेज नहीं है हिस्ट्री का, और ना कोई बहुत एथिक्स है। एकमात्र एथिक्स ये है कि हम पब्लिक सर्विस करना चाहते हैं। बाकी जो पॉलिटिकल एथिक्स होता है, उससे कोई इनको मतलब नहीं है। पोजीशंस बदल सकते हैं, कोई बैगेज भी नहीं है, कोई लेगेसी नहीं है। तो इन्होंने ऐसे लोगों को भी मौका देना शुरू किया, जो लोग बिल्कुल ही अननोन लोग थे, लोकली एक्टिव लोग थे। किसी-किसी का इमेज किसी खास कॉन्स्टिट्यूएंसी में बहुत अच्छा था। लेकिन अमूमन ये हुआ कि जितने लोग इनकी पार्टी में आए, उनको इन्होंने कोई ऐसा चेहरा नहीं बनने दिया पार्टी का। पूरी पार्टी का चेहरा 2-3 लोगों में सिमट के रह गया। तो ये कोई पार्टी नहीं बन पाई। ये जो कॉर्पोरेट मॉडल होता है काम करने का, जो और पार्टियों में भी अभी हो रहा है, उसका ही एक नया फॉर्म था, जिसमें कि एक ऐसा लीडर था जिसके चेहरे को
चमकाया जाता था बार बार। पूरे हिंदुस्तान में मुझे लगता है ये पहली पार्टी होगी जिसने एडवर्टीजमेंट पे सबसे ज्यादा खर्च किया होगा। उसके बाद ये नया ट्रेंड चल गया एडवर्टीजमेंट पे खर्च करने का। मेरे ख्याल से उस समय में कुछ इनका बजट था 360 करोड़ का, जब पहली बार सत्ता में ये आए थे उसके बाद। तो इनको एक और बात हुई इनके साथ कि जिन लोगों को ये उम्मीद जगने लगी थी कि नई तरह की राजनीति हो सकती है, ऐसे बहुत लोग इसमें शामिल हुए, नौकरियां छोड़ छोड़ कर शामिल हुए, अपना पैसा इसमें लगाया। तो पहला फेज तो बड़ा ट्रस्ट का फेज था। लेकिन यदि गौर करेंगे इस पार्टी के स्टार्टिंग पॉइंट पे ही, तो डिस्ट्रस्ट इनका ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल था। ये कहते ही थे कि किसी को तुम देखो कोई कुछ कर रहा है उसको रिकॉर्ड कर लो और हमें भेज दो। और यही काम बाद में पार्टी के अंदर भी होने लगा। मुझे याद है योगेंद्र जी किसी से बात कर रहे थे पत्रकार से चंडीगढ़ में, उसे रिकॉर्ड करके रिलीज कर दिया गया। तो ये डिस्ट्रस्ट के फॉर्मूले पे पार्टी बनी और चलने लगी। लेकिन इसकी खासियत एक बड़ी जबरदस्त क्या थी कि इसने एक ऐसा कॉकटेल तैयार किया विचारों का या प्रोग्राम्स का, विचार तो ज्यादा नहीं था, प्रोग्राम्स का, जिसमें कि इन्होंने मार्जिनलाइज सेक्शन को शामिल कर लिया। और ये वो समय था जबकि बाकी पार्टियों के दरवाजे लगभग बंद थे, जिसमें एंट्री होना मुश्किल था। लोगों का एस्पिरेशंस बढ़ रहा था या अभी भी बढ़ता जा रहा है, पॉलिटिकल एस्पिरेशंस बढ़ रहा है, उनको कोई आउटलेट बाकी पार्टियों में नहीं मिल रहा है। ये एक ऐसी पार्टी बन गई जिसमें लोग आसानी से शामिल हो सकते थे। और फिर केजरीवाल जी उसमें से सेलेक्ट करके लोगों को आगे बढ़ाते, पीछे करते। मुझे याद है जब मैं इन सवालों को उठाता था तो आनंद कुमार कहा करते थे कि आम आदमी पार्टी अभी बाढ़ का पानी है। अब उसे आप उससे उम्मीद ना करें कि मिनरल वाटर की तरह आप एक बॉटल निकाल लें उससे। बाढ़ के पानी को आपको बहुत परिमार्जित करना पड़ेगा पीने के लिए। तो ये बाढ़ का पानी था जिसमें से कि सब कुछ चलता रहा और अभी एक नया फॉर्म मुझे लगता है कि ये ले रहा है। भोलानाथ के 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर के साथ ट्रॉली अतिरिक्त लागत पर उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कृपया दिए गए नंबर पर कॉल करें।